नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं शहर के मशहूर चिकित्सकों से और उनसे बात करते हैं किसी एक खास बीमारी के बारे में या किसी एक खास थेरेपी के बारे में। हम लोग बात बात में एक दूसरे से कह बैठते हैं कि भाई अपनी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ। कहने में जितना साधारण है, दरअसल ब्लड प्रेशर उतनी ही खतरनाक बीमारी है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ब्लड प्रेशर के प्रभाव क्या हैं और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी कितने खतरनाक रास्तों से चलती हुई एक मुश्किल अंजाम तक आपको ले जा सकती है, इसी के लिए हमने बात करने को बुलाया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर सुदीप सरन जी को। डॉक्टर सुदीप सरन सरन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस से हैं और लगभग 14 वर्षों से आप मेडिकल साइंसेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनका स्वागत अपने स्टूडियो में करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर राजेश जी, दर्शकों का अभिवादन एवं आपका धन्यवाद कि आज आप मुझे दर्शकों के बीच से जोड़ रहे हैं और जो भी जानकारी हम दर्शकों को देंगे, उम्मीद है वो काफ़ी लाभप्रद होगी। जैसा हमने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर पे, तो सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ब्लड प्रेशर की बीमारी होती क्यों है? देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी दो तरह से होती है। या तो ये जेनेटिक, यानी कि आपने अक्सर सुना होगा कि चूंकि घर में माता पिता या और पूर्वजों को ब्लड प्रेशर रहा है तो वो एक तरह से विरासत में मिलती है। दूसरा, हमारे खान पीन में जो गड़बड़ी होती हैं, जो आज की जीवन शैली हो गई है, अत्यधिक चिकनाई लेना, अपनी जीवन प्रणाली को बिल्कुल निष्क्रिय सा कर देना, ये कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। और तीसरी बात, जब शरीर के अंदर कोई विकार या अपने आप स्वयं कोई बीमारी होती है जिसको इनहेरिटेड टाइप या ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो वो कारण इसका हो सकता है। जैसे गुर्दे की बीमारियां हैं या और इस किस्म की बीमारियां हैं जो को ब्लड प्रेशर पैदा कर सकती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके कारण प्रमुख कारण कुछ हमारे हाथ में है और कुछ हमारे हाथ से बाहर जी। अच्छा, जैसे कि एक लेमैन है, एक आदमी है, उसको ये किन लक्षणों से ये साबित होता है कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है? डॉक्टर राजेश जी, ये सवाल बिल्कुल एक व्यवहारिक सवाल है। कारण क्या है कि कई बार हम देखते हैं मरीज हमारे पास आता है और हम उसकी सामान्य प्रक्रिया में ब्लड प्रेशर जब लेते हैं तो पता लगता है ब्लड प्रेशर उसका बहुत बड़ा हुआ है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि कई बार ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। इसीलिए एक संदेश भी देना चाहूंगा कि बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर हर आदमी को चेक करवा लेना चाहिए, खास तौर से यदि उम्र आपकी 35 और 40 साल से ज्यादा हो। दूसरी बात कि लक्षण क्या होते हैं, सर में दर्द होना, सर में भारीपन रहना, गर्दन में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट से रहना, नींद ना आना, झुंझलाहट रहना, हर समय ऐसा लगना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये तो एक वो प्रारंभिक रूप से लक्षण हैं जो कि नोट करने में आते हैं। इसके अलावा बहुत तेज सर में दर्द होना, दिल की धड़कन का महसूस होना, गर्दन की नसों में अकड़न से महसूस होना, ये वो अलग सिम्टम्स है जिनकी वजह से पता लगता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर की जानकारी सिर्फ तब होती है जब आंखों से देखने में धुंधलापन आता है या आंख में कोई हेमरेज हो जाता है, जिसको रेटिनल हेमरेजेस कहते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन के माध्यम से भी ब्लड प्रेशर पता लगता है कि पैरों में सूजन आने लगी। सूजन क्यों आई? क्योंकि गुर्दे की खराबी की वजह से आई। और तब आप डॉक्टर को दिखाने गए तो आप ब्लड प्रेशर के लिए नहीं गए तो आप सूजन के लिए था, लेकिन सूजन ब्लड प्रेशर की वजह से आई। तो ये तो सामान्य लक्षण हैं और जिनसे पता लगता है। लेकिन इन सब के अलावा भी हर व्यक्ति को, जिसका आज की तारीख में ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है, तो हर 4-6 महीने बाद ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। कई बार बिना लक्षणों के भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जी, ये जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की, ये पुराने समय से चली आ रही है या ये नए दौर में जो स्ट्रेस वाला दौर है इसी में देखने को आई है? बातें तो आपकी दोनों ठीक है डॉक्टर राजेश। कुछ पुराना कुछ नया जोड़ के तभी बनता है कोई बात। पहली बात तो आज हम जागरूक ज्यादा हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हैं और होना भी चाहिए। अगर हमने इतनी सभ्यता, इतना विकास हासिल किया है तो ये हमारा अधिकार है। और उसकी वजह से पहले आमतौर पर ब्लड प्रेशर नब्बाते ही नहीं थे, तो ग्रसित तो लोग बहुत थे लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। आज जानकारी ज्यादा है क्योंकि हम लोग अपने प्रति ज्यादा जागरूक हैं। अब रही बात दूसरी कि क्या ये बढ़ गई है, ये भी अपने आप में सत्य है।
जीवन जीवन न रह के आपाधापी भाग दौड़, बस ये समझिए कि हर आदमी ऐसा लगता है कि क्या तूफान की जिंदगी गुजार रहा है, और शायद ये हमारी आधुनिकता और विकास का एक अभिशाप भी है। वो भूल गए हम दिन जबकि सुबह उठते थे, कसरत व्यायाम करते थे, संयमित आहार लेते थे, एक तनाव मुक्त जीवन जीते थे और एक जीवन को जीते थे। आज जीवन को जीते नहीं, जीवन को ढोते हैं, और ढोने में जो पैदा होता है वो ब्लड प्रेशर है। वो विकार ही है। वो विकार है और वो ब्लड प्रेशर है। जी। जो मरीज हैं इसके ब्लड प्रेशर के, जो मरीज हैं, उनमें देखा ये जाता है कि में प्रेशर कई बार तेजी से फ्लक्चुएट होता है, तेज है, कम है, तो ऐसा क्यों? देखिए, इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ब्लड प्रेशर वास्तव में है क्या। ब्लड प्रेशर हमारे खून की नलियों में खून का प्रवाह है, बहाव है, फ्लो है। अब जब कोई चीज फ्लो होगा तो कभी फ्लो कम होगा, कभी ज्यादा होगा। फ्लो आधारित किस बात पर है? आधारित हमारी एक्टिविटी के ऊपर है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य होगा। अभी मैं जब चलना शुरू करूंगा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जब मैं दौड़ूंगा और बढ़ जाएगा, और किसी मैं तनाव में होऊंगा मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब मैं सोने चला जाऊंगा ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल खामोश हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर तो चीज ये ऐसी है, जिस तरह से कहते हैं कि बहती हुई नदी, बहती हुई उसका पानी तो हमेशा बहता रहेगा, ये बात अलग है कभी उसके अंदर लहरें ज्यादा आएंगी और कभी कम आएंगी। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, ब्लड प्रेशर हमेशा बदलता रहता है, हमारी हर गतिविधि से ब्लड प्रेशर बदलता है। इसके अलावा हर व्यक्ति के नापने का भी अलग अलग पैमाना होता है, उसके अनुसार भी बदलेगा, ब्लड मशीन के अनुसार भी बदलेगा। अच्छा। जैसे कि आजकल तरह तरह के आधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैं तो बात यही कहूंगा कि जो हमारा पुराना मरकरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट था वही बेहतर है, और जो डायल वाले या जो बाकी बीपी इंस्ट्रूमेंट है उतने मुनासिब नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर एक बहुत ही वेरिएबल चीज है, जो कि क्षण क्षण पे बदलना, समय समय पे बदलना, हर चीज से बदलना। लोग आमतौर पे कहते हैं साहब मेरा ब्लड प्रेशर इतना हो गया, अब इतना था। नहीं, ब्लड प्रेशर हमको ये देखना चाहिए कि क्या रेंज के अंदर है या रेंज से बाहर हो गया। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रेंज की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको उम्र के हिसाब से उसके लिए एक उपयुक्त रेंज क्या है। अगर एक मरीज अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित नहीं रखता है तो उसके गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं? फिर तो गंभीर ही गंभीर परिणाम होंगे। अगर वो संतुलित नहीं रखता है तो अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी हो सकता है बुरा ही बुरा हो सकता है। और बुरा क्या है वो मैं सबसे बता दूं तो सबसे खतरनाक बात सबसे पहले करूंगा, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक। ये वो चीजें हैं, बहुत आमतौर पे देखने में आता है कि मरीज अस्पताल लाया जाता है, तभी लाया जाता है जब वो बेहोश हो गया। और बेहोश क्यों हुआ? ब्रेन हैमरेज हो गया। और मैं तो ये वो दुर्भाग्य होता है जो लापरवाही की वजह से होता है। अगर उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया होता तो ये ब्रेन हैमरेज नहीं होता, क्योंकि ब्रेन हैमरेज होने के बाद में करने को बहुत कुछ बचता नहीं है। तो ये लापरवाही की वजह से एक हमारी जान चली जाती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख चीज है वो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी कई बार वक्त नहीं देता, सब कुछ 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। तो ये वो चीज है कि जिसमें जरा सी लापरवाही इतनी घातक होती है। इसके अलावा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। आप पूछेंगे किस प्रकार से? मेरा ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है, मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूं, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता है, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर एफिशिएंसी है, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाता हूं, क्योंकि जरा सा काम करता हूं मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है, मेरा मूड खराब हो जाता है, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, अपने कुलीग्स के ऊपर गुस्सा करने लगता हूं, सब कुछ करने लगता हूं। कुल मिला के मेरी कार्य क्षमता, जो मेरे के अंदर जो चीजें हैं मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो ये तो एक वो नुकसान है जो कि हमको इनडायरेक्ट रूप में मिलता है। इसके अलावा मेरे गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं, मेरी आंखों का पर्दा उसके ऊपर नुकसान में हो सकता है, मेरी नसें जो हैं उनके ऊपर खराबी हो सकती है, वगैरह वगैरह। यूं तो बहुत सारे नुकसान हैं, यानी कि पूरे शरीर के सिस्टम को ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल मूल आधार है, और आधार ही गड़बड़ होगा तो अपने आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि सारी मशीन ही गड़बड़ हो जाएगी। अक्सर देखा गया है कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो जो दवाएं लेते हैं तो बहुत समय तक उनकी दवाओं का संतुलन उनके शरीर के हिसाब से प्रॉपर नहीं आ पाता। अक्सर लोग उलझे रहते हैं, और दवाओं का निर्धारण ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आमतौर पे ये कहते हैं कि साहब मेरी दवा काम नहीं कर रही, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाती है।
तो डॉक्टर राजेश, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे दवाओं के लेने के तरीके में गलती होती है। ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन एक निश्चित समय पर करना चाहिए। मसलन कि अगर ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है तो अगर आपको दिन में एक बार गोली लेनी तो बेहतर हो ब्रेकफास्ट के बाद लें। एक नियम बन जाता है, एक प्रणाली बन जाती है। लेकिन होता क्या है, कभी खा ली कभी नहीं खाई, या एक पैमाना बना रखा है, मुझे पता लग जाता है जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब मैं लेता हूँ, मेरे सर में दर्द होता है तब मैं लेता हूँ। तो आमतौर पे यही कारण होते हैं कि दवा को लगातार रेगुलर ना लेना, बात नंबर 1। बात नंबर 2, दवा की मात्रा एक तरह से तराजू के पड़ले पे तोड़ने वाली बात है। जिस तरह से हम तोलते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा हमको कितना बाट रखना है अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। हो सकता है एक मरीज को सिर्फ 1 गोली की जरूरत है, किसी को 2 गोली की जरूरत है, किसी को 3 की जरूरत है। ये पता कैसे लगेगा, जब मैं अपना ब्लड प्रेशर 1 गोली लेने के बाद चेक कराऊंगा। इसके बाद मुझे पता लगता है नहीं अभी मेरा नहीं आया तो मैं 2 गोली पे जाऊंगा, फिर 2 के बाद 3 पे जाऊंगा। होता क्या, गोली की शुरुआत की इसके बाद चेक नहीं कराया। तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो, वहां पर कमी आप पेशेंट की कंप्लायंस की है, या तो दवा ठीक समय से नहीं ले रहा, या वो जितनी मात्रा चाहिए उतनी नहीं ले रहा, या वो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवा रहा। मैं नहीं समझता कि यदि आप नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा के और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दवा लें तो कोई भी ब्लड प्रेशर आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो कंट्रोल ना हो सके। मुझे लगता है कि इसमें पेशेंट्स खुद गड़बड़ियां करते हैं। अगर दवा ली तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक नहीं कराया, या दवा ली तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेस डाल लिया अपने ऊपर या ज़्यादा काम कर लिया तो उनको लगा कि दवा ने पूरा प्रभाव उनके ऊपर नहीं डाला। कहीं ना कहीं पेशेंट पे का जर्क रहता है, और डॉक्टर की सलाह से या डॉक्टर के निर्देश में अगर आप वो काम कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ मैं थोड़ी सी इसमें आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। जिस समय डॉक्टर को दिखाया उस समय बड़े आराम से ठीक ठाक थे, कोई टेंशन या तनाव नहीं था। उसके बाद में फिर 5-7 दिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एकदम कार बहुत बढ़ गया, घर में शादी हो गई, या किसी भी प्रकार के आपका एग्जर्शन बहुत बढ़ गया, निश्चित रूप से आपकी फिर दवा की रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। आपने जिस समय आराम खुश माहौल में थे, आपने दिखाया था, डॉक्टर ने उसके हिसाब से दवा दी थी। अब आप तनाव में है या किसी परेशानी में है तो उसकी मात्रा बदल जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से दवाओं के हिसाब से तो निर्धारित होता ही है, लेकिन खान पान का जो रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा संतुलित करता है ब्लड प्रेशर की बीमारी को। उसके बारे में बताइए, खान पान किस तरह का रखना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात तो दवाएं तो बाद में आती हैं। अगर आपको पता लगता है कि आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल में मॉड्यूलेशन करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना होगा। वो किस रूप में? देखिए, 6 से लेकर 7 घंटे तक सोना अति आवश्यक है। ये तो हमें जिस सिस्टम में रहना है उसमें तनाव और सब चीजें तो रहेंगी, लेकिन हमको ये सीखना पड़ेगा कि इसके हिसाब से एडजस्ट कैसे करें। और इस संदर्भ में आज की तारीख में योगा काफी प्रचलित है। जब हम योगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो योगा का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी आसन की विशेष आसन की बात कर रहा हूं या मैं किसी विशेष मुद्रा की बात कर रहा हूं। अपने मन को शांत होकर अगर आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएंगे, अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग का तनाव आधा कम हो जाएगा। 2 मिनट रुक के ये सोचेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित करें तो सब कुछ चीजें ठीक होंगी। तो पहला चरण तो अपने आप को व्यवस्थित करना है, किस तरह से उसे करें। इसके बाद दूसरा है हल्का व्यायाम। जब व्यायाम की बात होती है तो पुनः कोई भी किसी किस्म का व्यायाम, किसी किस्म की भी शारीरिक हरकत जो एक नियमित रूप से हो, चाहे वो किसी भी विधा की हो। विधा का मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे वो योगा हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो घर पे एक अपने कमरे में आपकी की हुई हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो, या घर की छत पर आपका टहलना हो, किसी भी रूप में आपकी शारीरिक क्रिया एक नियमित रूप से होनी चाहिए। वो जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। अब हम दूसरी बात के ऊपर आते हैं, खान पान। तो देखिए, नमक ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहला तो यही है कि नमक बिल्कुल कम करें। नमक कम करने में ऊपर से नमक कभी ना डालें, और घर के में जो घर का खाना बने उसमें सभी लोग नमक कम करें क्योंकि सभी के लिए अच्छा है। और फिर भी अगर वो संभव नहीं हो सकता है तो आपका खाना अलग बने। दूसरी बात, सबसे बड़ा दुश्मन तली हुई चीजें और चिकनाई है। चिकनाई की मात्रा कम से कम करें, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है जिस कारण से ब्लड प्रेशर होता है वो कोलेस्ट्रॉल है, जो कि घी के माध्यम से चिकनाई से आता है। और उसके लिए जितनी मात्रा कम होगी, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल खून की नलियों में जम के उसको पतला करता चला जाता है, और जिस तरह खून की नलियां पतली होती चली जाएंगी तो जो फ्लो है उसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो इस रूप में
नमक और चिकनाई का परहेज, मसाले कम से कम, ये एक वो कदम है जो कि ब्लड प्रेशर को नीचे लाएगा। यदि ये दोनों कदम कामयाब नहीं हैं तब फिर हम दवाओं की बात करते हैं। दवाओं के संबंध में एक जानकारी देना चाहूंगा कि कौन सी दवा लें, एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। तो देखिए, इसका चुनाव डॉक्टर पे छोड़िएगा। हर व्यक्ति के अलग अलग उसके लिए दवाओं का सिलेक्शन होता है। जैसे मसलन जिसको डायबिटीज है उसकी दवा अलग है, जिसको हार्ट अटैक है उसकी दवा का कॉम्बिनेशन अलग है, जिसका बहुत हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर है उसकी दवा अलग है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसकी दवा अलग है। और कभी कभी दवाओं के कॉम्बिनेशंस 2 या 3 किस्म की दवाएं भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ये तो चुनाव डॉक्टर पे छोड़ना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है। और बस इतना ज़रूर कहूँगा, ब्लड प्रेशर कोई ऐसा नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता। नमक की आपने बात करी, ये लोग जानते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन नमक का बॉडी में क्या रोल है कि नहीं खाना चाहिए? असलियत में तो यह है कि नमक ही जीवन का आधार है। थोड़ा सा विषय से हटूंगा कि अगर जीवन की उत्पत्ति हुई है तो समुद्र से हुई है। सबसे पहला प्राणी जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं वो समुद्र से आया है और उसमें केवल लवण की मात्रा है। और हमारी शरीर की सारी क्रियाएं, जिसको मैं एक दूसरी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहूंगा, वो सारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हमारा दिल धड़कता क्यों है, इंपल्स जनरेट क्यों होती है, संवेदना आगे क्यों बढ़ती है, ये सारी बातें अगर आधारित हैं तो शरीर में सोडियम और पोटेशियम पे आधारित हैं। और अगर मूल जो शरीर का जीवन है, जिसलिए शरीर सजीव है, वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की वजह से है। तो ये तो जीवन का मूल आधार है। जी। ब्लड प्रेशर जिनको लगातार रहता है, क्या ब्लड प्रेशर का लगातार रहना हमारे हृदय पर इतना दबाव बना देता है कि वहां से हमको हृदय रोग भी हो सकते हैं? बस चचा और भतीजे का संबंध है ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों में। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो बस ये खैर मनाइए, जो दिन भी जा रहे हैं वो आपके अच्छे नसीब के हैं। बड़ा ब्लड प्रेशर है तो निश्चित रूप से आपको देर ना सवेर हार्ट की समस्या तो होगी होगी। अगर हो ही गई तो अलग बात है, लेकिन ना हो उसके लिए सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? सावधानी पुनः वही बात लौट के आती है कि चिकनाई और नमक दोनों ब्लड प्रेशर और दिल के लिए दुश्मन है, एक बात। दूसरी बात, अनियंत्रित खान पान। जब मैं अनियंत्रित खान पान की बात करता हूं, मसलन नॉन वेज, ड्रिंक्स, तरह तरह के तंबाकू है, स्मोकिंग है, ये सब वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसके दुश्मन हैं। इसके अलावा अत्यधिक वजन का होना, अत्यधिक मीठे का खाना, क्योंकि डायबिटीज का साथ होना तो बस समझिए करेला और नीम चढ़ा। डायबिटीज ना हो, वजन नियंत्रित हो, आपकी जीवन शैली संयमित हो, आपका आहार संतुलित हो, किसी प्रकार का व्यसन ना हो, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आपको अगर जितना एक किनारे करके रखेंगे उतना ही आपने दूसरे किनारे से डॉक्टर को भी अलग कर रखा, बस ये मान के चलिएगा। दिल की बीमारी के लक्षण क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। और दर्शकों के लिए, दिल की बीमारी का इतनी बात तो सब जानते हैं, सब सीने में बहुत तेज दर्द उठता है। एक चीज अक्सर होती है कि रात के समय बड़ी एसिडिटी और गैस हो रही है, उल्टियां सी आ रही हैं और मान के अपने अपने तरह तरह के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं और वो चीज उसमें आराम नहीं मिल रहा है और ये कह रहे हैं कि हर कोई समझा रहा है तो गैस का दर्द है। जब भी कभी गैस का दर्द हो, इस तरह के लक्षण नजर आए जिसमें कि बार बार डकार आने को हो रही है, कुछ पेट में अफरा सा महसूस हो रहा है, सीने के हिस्से के अंदर ऐसे घुटन सी हो रही है, चुभन सी हो रही है, तो ये एक इसका प्रारंभिक लक्षण है। तुरंत आपको मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा सीने में उठता हुआ दर्द जो रुक रुक के होता है, जिसके साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीना भी आ रहा है, घबराहट सी हो रही है, घुटन सी लग रही है, कमरे से भाग जाने को मन कर रहा है, ये दर्द उल्टी तरफ हाथ में अंदर की तरफ जा रहा है या गर्दन की तरफ जा रहा है या कभी कभी जबड़ों में खिंचाव के रूप में या बहुत ही रेयर कंडीशंस में बैक की तरफ महसूस हो रहा है। तो ये वो प्रारंभिक लक्षण हैं जब आपको लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। और यहां पर चेतावनी ये है कि जरा सा भी आपको आभास हो, देर मत कीजिएगा। जब तक आप अल्टीमेटली ये फैसला करते हैं हाँ भाई मुझको लगता है हार्ट अटैक है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा भी जिन लोगों को डायबिटीज है उनको एक चेतावनी, उनको हार्ट अटैक कई बार बिना सिम्टम्स या बिना किसी दर्द के भी
हो सकता है। तो ऐसे लोग तो अपने लिए बहुत ज़्यादा बहुत केयरफुल रहें। अच्छा, गंभीर हृदय रोग जिनको है उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? गंभीर अगर हृदय रोग है तो सबसे पहली चीज है कि आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाएं बिल्कुल निश्चित रूप से समय से पाबंदी से लें। ये ना करें कि जब दिक्कत ज्यादा हो रही तो गोली खा ली और जब ठीक ठाक है तो मुझे लग रहा है मैं सब ठीक हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा कंसेप्ट ये गलत है। अगर कोई डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है तो वो आपको सोच समझ के आपके हालात के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया हुआ है। दूसरी बात यह है, समय समय पे अपना चेकअप कराएं। ये जो शरीर है, आप अपना शरीर सुबह से शाम तक धोते हैं, इससे आप काम लेते हैं, आप इसके साथ अत्याचार क्यों करते हैं? अगर आपने एक बार चेकअप कराए हैं तो इसकी भी भाषा बदल रही है, इसकी भी रिक्वायरमेंट बदल रही है, और वो आपको रिक्वायरमेंट तब पता लगेंगी जबकि आप अपना चेकअप कराएंगे। तो दवाओं का ढंग से सेवन करना, ब्लड प्रेशर बीच बीच में लगातार एक नियमबद्ध तरीके से चेक कराना, और ज्यादा बेहतर यह कि उसको नोट करें, और कम से कम सप्ताह में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। और इसके अलावा मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा दर्शकों को कि एक अपने जन्मदिन पे, चाहे उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद, अपना एक चेकअप का शेड्यूल बनाएं जिसमें अपना ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एक्सरे, ईसीजी, जो सामान्य चेकअप है वो कराते रहें। तो उससे ये होता है कि कई बार होता है क्या कि बिना लक्षणों के कई बार कोई बीमारी सामने आ जाती है, उससे आपका बचाव होता रहेगा। और अगर आपको वाकई हार्ट अटैक हो चुका है तो कम से कम 7 दिन बाद ब्लड प्रेशर कराएं, 2-3 महीने बाद कम से कम अपना ईसीजी कराएं, संभव हो सके तो अपना इको और बाकी से संबंधित जो टेस्ट हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो सब संपन्न आपको करानी चाहिए। जिन लोगों को हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं, एकदम से देखा गया है कि वो लोग जीवन में उत्साह लेना छोड़ देते हैं और ये मान के चलते हैं कि अब ये उन्हें दिल की बीमारी हो गई है, पता नहीं ऑपरेशन होगा, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, वो वहीं से अपना उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। अगर वो लोग चाहें तो ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और कितना आगे तक इसके साथ चल सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस स्थिति को कार्डियक फोबिया कहते हैं, जिसमें कि जरा सा होने के बाद आदमी कई बार तो इस हालात में आ जाता है कि बिल्कुल अपने सीने पे हाथ रख के चलता है, 2 कदम भी रखता है तो सोचता है कि पता नहीं तीसरा कदम उसका कहीं उसे रसातल में ना ले जाए। लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं ये बता दूं, आज की तारीख में जब आधुनिकीकरण का दौर है, सब चीजें बहुत आधुनिक हो चुकी हैं। वो गुजरे जमाने की बात थी जब हार्ट अटैक होने के बाद 3 सप्ताह तो बिल्कुल पलंग से पैर ही नहीं रखना है। आज का जमाना वो है कि जब तीसरे दिन पेशेंट को मोबिलाइज करा दिया जाता है, 7वें दिन उसको पूरी तरह चलाया जाता है। और एक बात, जो व्यक्ति जितना जल्दी ही चलना फिरना शुरू करेगा उतना ही उसका हृदय का स्तर बेहतर होगा। जो लोग हार्ट अटैक के बाद में अपनी एक्टिविटी काफी कम कर देते हैं, वो एक तरह से नुकसान करते हैं। सब कुछ कंट्रोल, संयमित और संतुलित हो जाने के बाद आदमी को अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आना चाहिए। हाँ, जो चीजें गलत हैं उनको बंद कर देना चाहिए, और अगर उसके अंदर मानसिक भावना है तो उसकी क्षमता कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है यदि इस बात का वो दृढ़ कर ले। मैं नहीं समझता कि कोई भी मेडिकल साइंस किसी रूप में रेस्ट्रिक्शन लगाती है या मना करती है। और एक चीज और भी है, हार्ट अटैक होने के बाद तो टहलना या एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना तो अति आवश्यक है। ये वो वर्जिश है जो कि हार्ट को खुद एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है, उसको दुरुस्त रखती है। जी। तो दोस्तों, आपने जाना नमक यानी कि लवण, जो जीवन के धड़कने का एक सिंबल है, जिसने जीवन को धड़कना सिखाया, लेकिन इसी की ही असंतुलित मात्रा जीवन के धड़कने को बंद भी कर सकती है। यह अलग बात है कि आज के दौर में हर आदमी के पास स्ट्रेस है, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी जो है वो बहुत बड़ा शॉक ऑब्जर्वर भी होता है, वो बहुत सारे स्ट्रेस अपने ऊपर लेता रहता है। दोस्तों, थोड़ा थमिए, रुकिए, सोचिए अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में। डॉक्टर सुदीप सरन जिस तरह कहते हैं कि हमको अपने जन्मदिन वाले दिन या उससे एक दिन पहले या लगातार अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, अपनी वस्तु स्थिति का ख्याल रखना चाहिए। ये हमें जीवन देगा, निरंतरता देगा और गति देगा। डॉक्टर सुदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने ब्लड प्रेशर और हार्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और उनको लाभ पहुंचाया। इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। दोस्तों, हेल्थ एंड केयर आपका अपना कार्यक्रम है, जुड़िए इससे। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में आप
किस तरह की बीमारियों पर या किस तरह की थेरेपीज पर चर्चा करना चाहते हैं। आपके अपने कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं जिन्हें आप हमें भेज सकते हैं इस पते पर। कार्यक्रम हेल्थ एंड केयर, विश्व मानव भवन 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फ़ोन 9359111011। तो दोस्तों, अगली बार हेल्थ एंड केयर में हम किसी एक नई बीमारी पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारियां देंगे स्वास्थ्य के विषय में, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमारा समाज, हमारा देश भी स्वस्थ रहे। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली प्राइम, बरेलीज नंबर 1 चैनल।